पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। फर्स्ट इज़ फिजिकल स्टेट। देखो, एल्काइल साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स जो होते हैं उनके लोअर मेंबर्स कलरलेस लिक्विड होते हैं और हायर मेंबर्स सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं साइनाइड्स जो होते हैं उनकी प्लीजेंट स्मेल होती है और जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं उनकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स दोनों ही क्या होते हैं, पोलर होते हैं, क्योंकि ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड RCN बनेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाई है, तो पोलैरिटी अपने आप जनरेट हो जाएगी। तो दोनों क्या होते हैं, हाईली पोलर होते हैं और इस पोलैरिटी की वजह से इनके बीच में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जनरेट होता है और इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। लेकिन अगर हम दोनों का आपस में कंपैरिजन करें आइसोसाइनाइड और साइनाइड का, तो आइसोसाइनाइड्स जो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़े कम होते हैं साइनाइड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि आइसोसाइनाइड्स जो होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो साइनाइड्स से थोड़ा कम होता है। तो जितना ज़्यादा डाइपोल होगा, जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उतनी ही ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड का अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, साइनाइड का, और फिर आइसोसाइनाइड का, और लास्ट में अगर हम बात करें तो एल्काइल हैलाइड्स का। फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो दोनों ही क्या होते हैं, एल्काइल साइनाइड्स जो होते हैं वो भी सॉल्युबल है, आइसोसाइनाइड्स जो है वो भी सॉल्युबल है। लेकिन दोनों का आपस में कंपैरिजन करें तो साइनाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं आइसोसाइनाइड से, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। और ये हमने पढ़ा ही है, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी है साइनाइड ने वाटर में जो हाइड्रोजन है उसके साथ, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हाई होती है आइसोसाइनाइड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये ध्यान रख। फिर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, मतलब ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। तो साइनाइड्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एमाइड बनाएंगे, यानी CONH2 बनाएंगे। ये CO और 2 हाइड्रोजन जो है वो H2 पे लग गए। फिर हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से NH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा NH3 के फॉर्म में, ये OH ऐड हो गया। ठीक है। फिर दूसरा हम करवाते हैं, वही सेम रिएक्शन है, एग्जाम्पल ले रखा है हमने यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करवाया, एमाइड बन गया। बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक ही बात है, निकलना तो यहाँ से NH3 है, यहाँ पे अब क्या ऐड हो जाएगा, ONA ऐड हो जाएगा OH की जगह। फिर थर्ड हम रिएक्शन करवा रहे हैं, वही डायरेक्ट करवा दिया मैंने, हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे तो देखो हम एक वाटर मॉलिक्यूल को काम में ले रहे हैं, मतलब हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। और यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, 2 वाटर मॉलिक्यूल को काम में लिया है, मतलब हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। यहाँ मीडियम बेसिक ले रखा है हमने, और यहाँ पे मीडियम हमने कैसा ले रखा है, एसिडिक मीडियम ले रखा है। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में एसिड बनाया है हमने और अमोनिया बनाया है। जब हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, अमाइन बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ये याद रखना, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जब हम करवाते हैं तो अमाइड बनता है हमारे पास, और फिर उसका करवाएंगे वापस बेस के साथ, तो हमारे पास कोई भी एसिड का डेरिवेटिव बन जाएगा, और फिर उसके अलावा अमोनिया बनेगा। जब हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड और 1 डिग्री अमाइन बनेगा। ये देखो, फिर रिएक्शन आ गई आपकी नेम रिएक्शन, वही मैंडियस रिएक्शन पढ़ा है, मैंडियस रिडक्शन, जिसके अंदर हम RCN की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम इथेनॉल के साथ, जिसे हम मैंडियस रिडक्शन बोलते हैं। तो आपका जो साइनाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम मैंडियस रिडक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन और भी पता नहीं कितनी बार पढ़ोगे अभी। दूसरा हम रिडक्शन किसके साथ करवा सकते हैं, LiAlH4 ले सकते हैं, निकिल PDPT ले सकते हैं, तो भी CN किस में कन्वर्ट होगा, CH2NH2 के अंदर। तीसरा, सोडियम इथेनॉल के साथ में हम क्या ले सकते हैं, निकिल और PT को काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास, यहाँ हमने क्या लिया है, NC है, CN नहीं है, NC है।
तो NC है तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 डिग्री अमाइन बनेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा NH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, तो ये 2 डिग्री अमाइन। फिर उसके बाद देखो, याद रखना NC जो है वो 2 डिग्री अमाइन बना रहा है और साइनाइड 1 डिग्री अमाइन बनेगा। थार्प रिएक्शन, थार्प रिएक्शन जो है उसके अंदर आप साइनाइड की रिएक्शन जो है वो उस पर क्या कराते हो, 2 साइनाइड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका डाइमराइजेशन कराते हो। थार्प रिएक्शन को याद रखना, नोट कर लेना, नेम रिएक्शन है। तो इसके अंदर आप क्या कराते हो, 2 साइनाइड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप डाइमराइज कराते हो। तो किसकी प्रेजेंस में कराते हो, सोडियम और डाई ईथर की प्रेजेंस में कराते हो। तो यहाँ पे देखो डाइमराइजेशन हो रहा है सिंपली। सिंपली जब डाइमराइजेशन हो तो यहाँ देखो क्या हुआ, हमारे पास ये जो हाइड्रोजन था ये नाइट्रोजन के साथ चला जाता है। तो ये देखो CH3, ये C और ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आ गया और ये CH2CN यहाँ पे ऐड हो जाता है, डाइमराइजेशन हो गया। फिर उसके बाद वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन आ गई, मैंने बताया था CH3MgBr, वही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो मेटल किसके साथ जुड़ेगी, MgBr के साथ, और ये CH3 कहाँ जुड़ेगा, कार्बन पे ऐड हो गया। हाइड्रोलाइसिस कराओगे, याद रखना जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये तो कीटोन बन गया, एक क्या निकलता है NH3 निकलता है और एक क्या बन जाएगा MgBrOH। यहाँ पे हमारे पास क्या है H2O। ठीक है, तो ये देखो ये ऑक्सीजन जो है वो एक तो यहाँ ऐड हो गया, 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से किसके साथ चले गए, नाइट्रोजन के साथ, और एक और H2O है तो एक और यहाँ चला गया, और ये OH जो बच गया वो कहाँ ऐड हो गया, MgBrOH। फिर देखो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में सिंपली जो भी ग्रुप है उनको ऐड करवाना है। जैसे NC के साथ करवा रखी है Cl2 ऐड करवा दो तो NCCl2 NCS बन जाएगा। O3 के साथ करा दो NCO बन जाएगा, O2 निकल जाएगा। यहाँ देखो NCCl2 सिंपल एडिशन, NCS सिंपल एडिशन, NCO सिंपल एडिशन, और दूसरा HGO के साथ करवा रखा है तो Hg2O तो निकल जाएगा और एक O जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट होता है, जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड में या आइसोसाइनाइड जो है वो साइनाइड में। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आइसोसाइनाइड है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइनाइड में। सिंपली आइसोमराइजेशन हुआ है, कुछ ऐड नहीं हुआ, कुछ रिमूव नहीं हुआ। फिर हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट की। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, छोड़ देना। यहाँ पे सिंपल हम क्या कर रहे हैं, बाईफिनाइल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सीधा क्या कर रहे हैं, N2 और HCl निकाल रहे हैं और बाकी जो भी ग्रुप्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं। सिंपल ये हो रहा है। और एक रिडक्शन करवा रखा है SnHCl के साथ और ZnHCl के साथ। तो रिडक्शन होने से यहाँ पे क्या बन रही है, हमारे पास अमाइंस बन रही है बस। अब देखो यूरिया, ये जो है यूरिया वाला टॉपिक ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारी तरीके की अलग अलग रिएक्शंस आती है। सबसे पहले तो मैंने कुछ नेम लिख रखे हैं अलग अलग एसिड के। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड किसको बोलते हैं, H2CO3, H2 ये CO3, इसके अंदर 2 OH ग्रुप है तो ये कैसा एसिड है, डाई बेसिक एसिड है। ठीक है, फिर आता है कार्बेमिक एसिड। तो जब हमारे पास एक OH की जगह NH2 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बेमिक, ये है कार्बोनिक। फिर हमारे पास एक आता है कार्बोलिक, जो कि हमारा फिनोल होता है उसे ही बोलते हैं। कार्बिनोल पता ही है, कार्बिनोल किसे बोलते हैं, डिराइव सिस्टम में CH3OH को कार्बिनोल बोलते हैं। और फिर हमारा आता है लास्ट में यूरिया, NH2CONH2, ये हमारा है यूरिया। कार्बोनिक, कार्बेमिक, कार्बोलिक, कार्बिनोल और ये यूरिया। कार्बोनिक एसिड जो होता है H2CO3 वो क्या है, अनस्टेबल डाई बेसिक एसिड है। बट इसका जो अमाइड होता है, देखो यहाँ पे कार्बोमिक एसिड में क्या था, ये CO और इन दोनों NH2 की जगह क्या लगे हुए थे, OH लगे हुए थे, ये लगा दिए दोनों OH। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोनिक एसिड बन गया। और ये क्या है, इसका एमाइड डेरिवेटिव है। तो ये जो डाई अमाइड डेरिवेटिव यूरिया होता है वो स्टेबल होता है, जबकि वो क्या होता है, कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, कार्बोनिक एसिड। अब देखो यूरिया, इसके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए, 10th क्लास में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है।
लेबोरेटरी में फर्स्टली सिंथेसाइज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, यूरिया ही है, जिसे फ्रेंडलिच वॉलर ने लैब के अंदर तैयार किया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अमोनियम साइनेट बनाया था, अमोनियम साइनेट में जब रीअरेंजमेंट किया तब हमारे पास क्या बना था, यूरिया बना था। बर्जीलियस जो है उसने ये बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो लैब में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते हैं, वो लिविंग बींग्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंडलिच वॉलर जो है उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करके दिखाया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज करके दिखाया, जिसे हम यूरिया बोलते हैं। ये फर्स्टली लेबोरेटरी सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पता है ना, ये पढ़ा हुआ है सबने। देखो अमोनियम साइनेट है हमारा और इसकी रिएक्शन मतलब रीअरेंजमेंट हुआ तो सिर्फ क्या बनना है, यूरिया। अब रिएक्शन देखो प्रॉपर क्या है, 10th में भी पढ़ी है आप लोगों ने। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन वॉलर मेथड, अमोनियम सल्फेट लिया, पोटेशियम साइनेट लिया, दोनों की रिएक्शन से क्या बना, अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। इस अमोनियम साइनेट का क्या करवाया, रीअरेंजमेंट करवाया, इसको हीट किया, हीट करते ही रीअरेंज हुआ तो NH2CO NH2, ये यूरिया बन गया। सबसे पहले लेबोरेटरी सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड हमारे पास है इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हमें जब बनाना हो तो अमोनिया की रिएक्शन CO के साथ करवा दो, करवा दी तो ये NH2COO और एक NH3 बचा और एक NH2 का H बच गया, यही तो है ना, NH2, ये NH3 और इसके साथ में एक H और है, तो ये NH2 तो आ गया और ये CO2 आ गया और ये NH3 और ये एक NH4 बन गया, अमोनियम कार्बेमेट बन गया। इसको 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो तो इसमें से क्या निकल जाएगा, H2 और O निकल गया और ये क्या बन जाएगा, यूरिया। सेकंड हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड जो है उसके अंदर हम फोस्जीन COCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं अमोनिया की। तो जब हम COCl2 के साथ अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या बनेगा, HCl निकल जाएगा, ये HCl, ये H और ये Cl, यहाँ पे NH2CO NH2 बन जाएगा, HCl निकल गया। दूसरा हम इथाइल कार्बोनेट ले रहे हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या निकल जाएगा, C2H5 के साथ H, C2H5O के साथ एक H, तो दोनों तरफ कौन ऐड हो गया, NH2 ऐड हो गया। एक हम क्या करवा रहे हैं, इथाइल यूरीथेन ले लिया, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ क्या था, C2H5O था, अब की बार एक ही तरफ है तो एक मॉलिक्यूल के साथ OH चला गया, ये यूरिया बन गया। फिर हम रिएक्शन करवाते हैं साइनेमाइड के साथ, याद रखना इस रिएक्शन को, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम साइनेमाइड NCN, ये 11th क्लास की रिएक्शन है, CaNCN, ठीक है। ये CaNCN जो है उसके साथ कार्बन अलग हो गया, ये CaNCN कैल्शियम साइनेमाइड बना है। इसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है और साइनेमाइड बनता है NCNH2, ठीक है, NCNH2। अब देखो आगे, ये जो NCNH2 बना है इसका क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। हाइड्रोलाइसिस करवाते ही यहाँ पे इस तरफ जो है वो तो कौन ऐड हो जाएगा, H2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये H2 ऐड हो गया हमारे पास, ये H2 ऐड होते ये देखो NH2 बन गया, फिर ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया तो ये CO आ गया और ये NH2 बन गया। तो हमने इस रिएक्शन में करवाया क्या है वो देखो, कैल्शियम कार्बाइड लिया N2 के साथ, कैल्शियम साइनेमाइड, एसिड के साथ रिएक्शन करवा के NCNH2 साइनेमाइड, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा के यूरिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लो, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है, इसका मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, बेसिक नेचर, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि यूरिया जो है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो याद रखना यूरिया जो होता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूरिया जो है वीक मोनो एसिडिक बेस है, मोनो एसिडिक बेस होता है यूरिया, याद रखना बेस होगा, ये तो पता ही है क्योंकि NH2 प्रेजेंट है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन मोनो एसिडिक बेस होता है। और इसका मेन रीज़न क्या होता है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। यूरिया की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, NH2CO NH2, एक बार यहाँ देगा तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दूसरी बार ये वाले लोन पेयर्स देगा तो ये वापस, क्या क्या बना सकते हो, इस यूरिया से आप दोनों तरीके के स्ट्रक्चर बना सकते हो। यहाँ एक बार ये लोन पेयर दे रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, दूसरी बार मान लो ये लोन पेयर दे रहा है तो ये वाला नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी,
ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है यूरिया की। बस ये एक बार ये लोन पेयर दे दो तो इस पर नेगेटिव चार्ज, एक बार ये लोन पेयर दे दो तो इस पर नेगेटिव चार्ज। फिर ये जो यूरिया बना है इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराओ। बेस है तो ऑब्वियसली एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बना लेगा। तो ये यूरिया जो है वो सॉल्ट बना रहा है, यहाँ पे डॉट है मतलब सॉल्ट बन रहा है, वाइट पीपीटी। दूसरा वही एसिड के साथ रिएक्शन करा लो तो भी सॉल्ट बनेगा। ये H2CO C2O4 ही है ये रहा, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड के साथ करा रहे हैं तो यूरिया ऑक्जेलेट बन गया। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास आती है वो आता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जब हम यूरिया का करवाते हैं, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है, तो यूरिया का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, यहाँ पे ये H2O ले रखा है हमने और ये HCl ले रखा है। हाइड्रोलाइसिस करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवाने से CO2 गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। ये हमारी CO2 गैस जो है वो रिलीज़ हो गई और क्या बन गया, NH2 तो इधर आई, 2 हाइड्रोजन यहाँ से आ गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो NH4Cl निकल गया। दूसरा देखो यहाँ एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हुआ है, यहाँ बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा। एसिड के प्रेजेंस में CO2 रिलीज़ होती है, बेस जो है उसकी प्रेजेंस में Na2CO3 रिलीज़ होता है, ठीक है। और उसके अलावा हाइड्रोलाइसिस हम हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं तो सीधा अमोनियम कार्बोनेट बनता है। अब देखो यूरिया का जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है वो किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में हो सकता है। अगर हमने यूरिएज एंजाइम ले रखा है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और अगर एंजाइम नहीं ले रखा है तो हमें टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। फिर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है, नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा यूरिया तो नाइट्रस एसिड के साथ CO2 गैस रिलीज़ कर देगा, N2 रिलीज़ कर देगा, वाटर बना लेगा। फिर हमारे पास आता है सोडियम हाइपोब्रोमाइड। सोडियम हाइपोब्रोमाइड का फॉर्मूला है NaOBr, तो यहाँ से NaBr निकल गया, हमारा CO2 निकल गया, ठीक है। फिर उसके अलावा N2 निकल गया और H2O जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पे जो CO2 गैस बनती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि CO2 गैस जो है वो बेसिक मीडियम के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, इसलिए हम नाइट्रोजन जो है जो रिलीज़ हो रही है उसको मेज़र करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो यूरिया है वो कितना % प्रेजेंट है। तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ जो हमने रिएक्शन करवाई है उसमें जो CO2 है वो तो क्या होती है, कोई बेस डालने पर उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर हम इस N2 को कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि हमारा जो यूरिया है वो कितना % था। फिर आती है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। ये हमारा यूरिया है NH2CONH2, ऑक्जेलिक एसिड ले रखा है, H2O निकल जाएगा, वही एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो निकल जाएगा, तो ये निकल गया, ठीक है। और निकलने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, पैराबेनिक एसिड। याद रखना पैराबेनिक एसिड बनता है, POCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, 2 H2O के मॉलिक्यूल निकल गए और क्या बन गया, पैराबेनिक एसिड बन गया। ऐसे ही सेम जो रिएक्शन है वो हमने करवा रखी है आगे मैलोनिक एसिड के साथ। देखो ऑक्जेलिक एसिड, ओम्स गैप रूल, ये मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में बताया था। ऑक्जेलिक एसिड मतलब जिसमें 2 ही कार्बन हो, जैसे हमने पढ़ा था CCOH CH। मैलोनिक एसिड जिसमें 1 कार्बन और बढ़ गया। फिर नेक्स्ट जो ग्लूटेनिक एसिड आएगा उसमें 1 कार्बन और बढ़ जाएगा, ओम्स गैप रूल, ठीक है, OMGAP ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैलोनिक एसिड लिया तो मैलोनिक एसिड लेते 1 कार्बन बढ़ गया, वापस वही निकलना क्या है, H2O ही निकलना है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा नेक्स्ट, बारबीट्यूरिक एसिड। याद रखना है इसको, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और जितनी भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस बताई है उनको नोट डाउन करना है कॉपी के अंदर। तो ये हमारा क्या है, बारबीट्यूरिक एसिड। तो मैलोनिक एसिड के साथ रिएक्शन से बारबीट्यूरिक एसिड बनता है। सिंपली हो क्या रहा है, ये मैलोनिक एसिड है हमारा। ऑक्जेलिक एसिड तो ये होता है COH COOH। अब हमारे पास 1 कार्बन अगर हम और इंसर्ट कर दें इसके अंदर, जैसे ये COH था, इसमें हमने 1 कार्बन और बढ़ा दिया CH2COOH, ठीक है। तो ये OH ये OH और यहाँ से H2O निकल गया। तो ये हमारा क्या बनता है, बारबीट्यूरिक एसिड, जो कि एक हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हिट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग के अंदर जब कार्बन के अलावा कोई और ग्रुप प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो उसे हम हिट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। और बारबीट्यूरिक एसिड जो है वो एक हिप्नोटिक ड्रग होती है।
फिर हम बात करें टेम्परेचर की, तो ये वाली रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, बाईयूरेट टेस्ट, और यूरिया के लिए ही हम करते हैं बाईयूरेट टेस्ट। जब हम यूरिया जो है उसका डाइमराइजेशन कराते हैं 155 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। ये 2 यूरिया मॉलिक्यूल ले रखे हैं, डाइमराइजेशन कराएंगे 155 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो हमारे पास क्या बनेगा, बाईयूरेट बनेगा, जो कि एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देखो यहाँ पे NH2 आ रहा है, फिर CO आ रहा है, फिर NH आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से हमारे पास NH3 निकल गया, ये CO, और यहाँ पे कौन ऐड हो गया, NH2 ऐड हो गया। तो ये हमारा क्या बनता है, बाईयूरेट बनता है, जो कि वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और ये बाईयूरेट जो है वो यूरिया टेस्ट के लिए काम में लिया जाता है। इसके अंदर हम क्या कर दें, जब एल्केलाइन CuSO4 को, मतलब बेसिक कॉपर सल्फेट को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वॉयलेट कलर मिलता है, जो कि इंडिकेट करता है कि हमारे सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है। हम जब यूरिया को 170 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, ऊपर 155 पे स्लोली हीट करना है और यहाँ पे 170 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, तो साइनिक एसिड बनता है, और क्या निकल जाता है, NH3 निकल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो साइनिक एसिड बना था हमारा NCOH, ठीक है, ये जो है ये साइनिक एसिड हमारा बना हुआ है, NH3 तो यहाँ से हमारा निकल गया, ठीक है। NH3 निकलने के बाद हमारे पास क्या बन गया, साइनिक एसिड बन गया। यहाँ पे जो साइनिक एसिड बना है, इस साइनिक एसिड का हम क्या करा रहे हैं, अब ट्राइमराइजेशन करा रहे हैं, मतलब ये 3 मॉलिक्यूल जो है उनकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं। तो देखो ये हमारा नाइट्रोजन रहा, ये साइनाइड रहा, और ये OH रहा, बन गया साइनिक एसिड। अब यहाँ पे ये एक कार्बन नहीं आएगा, NCOH, इसका ट्राइमराइजेशन करा दिया, तो ये देखो NCOH, ये NCOH और ये NCOH, ये तीनों ट्राइमराइज हो गए, और ट्राइमराइज होके साइनिक एसिड ने क्या बना लिया, साइन्यूरिक एसिड बना लिया। वो भी एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है, और फिनोलिक कंपाउंड है, एक तरीके का फिनोल जैसा ही कंपाउंड है ना, वही 6 एटम है रिंग के अंदर, और जो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और OH लगा हुआ है। फिर हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन हमारा क्या होता है, हाइड्रेजीन है ये, हाइड्रेजीन के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रेजीन ये होता है NH2, तो इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से NH2, तो NH3 हमारा निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, NH2, सेमी कार्बेजाइड बन जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन हम करवाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हमारे पास क्या ऐड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड यही है, CH2O, तो एक CH2OH यहाँ ऐड होगा, एक CH2OH यहाँ पे ऐड होगा। और ये रिएक्शन आपको याद है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन फॉर्मेशन किया था, पॉलीमर के अंदर पड़ी थी, ये वो वाली ही रिएक्शन है। डाईमिथाइल यूरिया बनता है, CH2OH CH2OH, ये देखो दोनों तरफ जो एक एक H है वो इसके साथ ऐड हो जाते हैं, इधर वाला H भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो डाईमिथाइल यूरिया बनता है। अब यूरिया के यूजेस देख लो, यूजेस जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जो ऊपर वाली रिएक्शन अभी हमने पढ़ी है लास्ट, ठीक है। इसके अलावा स्लीपिंग मेडिसिन जैसे बारबिट्यूरिक एसिड है, हिप्नोटिक ड्रग बनाने के काम में आती है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बनाने के काम में आती है, और सेमी कार्बेजाइड के प्रिपरेशन में काम में आती है। यूरिया तो सबको पता ही है, यूरिया खुद भी एक क्या है, फर्टिलाइज़र ही है।